हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट साइंस हो जाता है, उसके कुछ पॉइंट्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पहले कुछ चीजों पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद क्या करें कि सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो इसी तरह से आज भी हम लोग करेंगे। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले आपका हो जाता है भोजन एकत्रीकरण हेतु तने में होने वाले रूपांतरण। तो भोजन एकत्र करना यानी भोजन यानी खाना, भोजन है ना, और एकत्रीकरण मतलब इकट्ठा करने के लिए। तने में होने वाले रूपांतरण, तो तना कहते किसको है? तो सबसे पहले समझते हैं तने को। तो ये आपका हो जाता है पेड़, और ये आपका क्या हो जाता है? ये जो भाग आपका हो जाता है, इस तरह से शाखाएं इसमें पेड़ में ऐसे निकली होती है ना, तो ये आपका तना हो जाता है। तो तने का कार्य क्या होता है? और जो नीचे ये पृथ्वी यानी भूमि के अंदर यानी मिट्टी के अंदर ये क्या होती है? जड़ें हो जाती हैं। तो ये बहुत दूर तक फैली होती है, ये जड़ हो जाती है, आपका तना हो जाता है। जो ऊपर का भाग है तो फूल, पत्ती, फल, है ना। तो इसमें तने का कार्य क्या होता है? तने का जो आपका कार्य हो जाता है वो क्या होता है? तने के रूपांतरण। तने का मुख्य कार्य होता है पत्तियों, फूलों और फलों को क्या करना? तो धारण करना। क्या होता है? तो पत्तियों, फूलों, फलों को धारण करना किसका कार्य होता है? तो तने का कार्य होता है। और क्या होता है? भोज्य पदार्थों का संवहन करना होता है। भाई, जब यहाँ से जड़ क्या करती है? पानी को आपने उसको जल दिया, ठीक है ना, तो जल कहाँ पे आप डालते हैं? भाई, जल आप कहाँ पे डालते हैं? तो जल आप यहाँ पे ही तो डालते हैं, जड़ी में तो डालते हैं। फिर जड़ से ये तने के माध्यम से पहुँचता है ना। ये क्या होता है? तने के माध्यम से ये सभी जगहों पे पहुँचता है। जो आपके फल हो जाते हैं, फूल हो जाते हैं, ये सभी को ये देता है। क्या करता है? जो खाद्य पदार्थ होते हैं, पानी होता है, वो सभी चीजें तने के माध्यम से पहुंच जाती हैं। तो आपने ये चीज समझ ली कि भोजन एकत्रीकरण करने हेतु तने में होने वाले रूपांतरण। फिर ऐसे ऐसे करके ये निकल आते हैं इसमें, है ना। और ये जो जड़ का जो भाग होता है, तो ये हमेशा कहाँ पे रहता है? ये अंधेरे में रहता है। अंधेरे में, भाई भूमि के अंदर है तो ये अंधेरे में ही तो रहता है ना। तो इसका कार्य क्या होता है? जो ये भाग होता है, इसको क्या करता है? सीधा खड़ा रहता है। अगर ये जड़ ना होती तो ये क्या होता है? ये सीधा कैसे खड़ा हो पाता है ना। और तने को ये क्या किए हुए हैं? देखिए यहाँ पे तने को ये सीधा खड़ा किए हुए हैं। तो इस तरह से आपका ये हो जाता है। अब समझ लेते हैं पोषण के आधार पर पादप एवं जंतु में अंतर हो जाता है। क्या हो जाता है? तो पोषण के आधार पर, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो हमारे हरे पेड़ पौधे होते हैं, तो ये भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो ये भोजन सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं? खुद से बना लेते हैं। यहाँ पे इसको हम रेस करते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है कि ये अपना भोजन क्या करते हैं? खुद से बना लेते हैं। और जो खुद से कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है? स्वयं करना कहलाता है। तो ये स्वपोषी कहलाते हैं। कौन कहलाता है? तो हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और परपोषी कौन होते हैं? परपोषी वो होते हैं, जैसे हमने कहा हम आप पर निर्भर है, या आपने कहा हम आप पर निर्भर है, तो पर निर्भर है यानी परपोषी, यानी आप अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, किसी और पर निर्भर है। जैसे यहाँ पे समझ लेते हैं, हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? ये सूर्य है, सूर्य के प्रकाश में ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए ये स्वयंपोषी है। परपोषी, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। परपोषी जैसे हम लोग हैं, जीव जंतु, ये क्या करते हैं? किसी ना किसी पर डिपेंड रहते हैं। जैसे पेड़ पौधों को कौन खाता है? ये आपके पेड़ पौधे हमने ऐसे बना दिया, ठीक है ना। अब पेड़ पौधों को कौन खा रहा है? तो जैसे मेढक हो जाता है, और जैसे गाय, बकरी, ये सब क्या करते हैं? घास को खाते हैं। तो जो गाय, बकरी, भैंस ये हो जाती है, तो ये क्या कहलाएगी? भाई ये परपोषी, क्योंकि ये इस पर डिपेंड करता है। और बकरी है ना, यहाँ पे लिख देते
कहते हैं बकरी। अब इनको कोई खाता है, बकरी को कोई खाता है ना, तो जैसे शेर हो जाता है ना, ये शाकाहारी है। कौन है? ये शाकाहारी है। अब शाकाहारी जंतुओं को कौन खाता है? मांसाहारी जंतु। तो जो मांसाहारी जंतु खाते हैं तो वो भी तो क्या है, वो किसी पर निर्भर है, किसी पर डिपेंड है। ऐसा नहीं वो अपना भोजन स्वयं बना रहे, नहीं, जो अपना भोजन स्वयं ना बनाए वो परपोषी है। ठीक है, तो इसी तरह से ये हो जाता है कि भाई पहले हरे पेड़ पौधे, फिर पेड़ पौधों को खाने वाला, और फिर पेड़ पौधों को जो खा रहा है उसको भी कोई खाने वाला, और उसके बाद जो जीव जंतु मर रहे हैं यानी जिनकी डेथ हो जाती है उनको भी कोई खाता है। जैसे गिद्ध हो जाते हैं, चील हो जाती है, ये खाते हैं ना, तो ये क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। और अपघटक तो कहलाते हैं, प्लस ये प्रकृति के सफाई कर्मी भी कहलाते हैं, क्योंकि भाई सड़ा गिला पदार्थ कहीं पे पड़ा होगा तो आप क्या होगे, आप उसकी स्मेल आएगी तो आपको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, बीमारियां भी फैलेगी। और जब क्या होता है कि जब ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं, हटा ली जाती हैं, तो ये सफाई हो जाती है, और सफाई तो अच्छी चीज होती ही है। और जो करने वाला है तो उसको भाई वो तो बहुत बड़ा होता है, जो भाई सफाई करता है, तो उसको क्या कहते हैं? सफाई करता। प्रकृति का सफाई करता कौन कहलाता है? तो गिद्ध, चील ये हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको डिस्कस कर लिया, तो अब समझ में आ गया कि पोषण के आधार पर पादप और जंतु में अंतर क्या होता है, कि यही अंतर है भाई, जो अपना भोजन स्वयं बना ले वो स्वयं पोषी, जो दूसरे पर निर्भर हो वो परपोषी। और चलिए हम स्थलीय अनुकूलन। अब अनुकूलन का मतलब ही क्या होता है, आप ये समझ लीजिए। अनुकूलन का मतलब ही ये होता है जहाँ पे हम रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना, अपने शरीर को ढाल लेना, तो यही तो अनुकूलन है। हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं उसके अनुकूल हम लोग ढले हुए हैं। जहाँ पे जैसे रेगिस्तान में ऊँट रह रहा है तो वो उसके अनुकूल ढला हुआ है ना। अब मछली जल में रह रही है तो जल के अनुकूल ढली हुई है। चिड़िया आसमान में उड़ती है तो वो उसके अनुकूल है। जो पेड़ पे रह रहे हैं वो उनके अनुकूल है। मतलब सभी अपने अपने अनुकूल है। जो पृथ्वी पर रह रहे हैं वो उसके अनुकूल है। पृथ्वी का मतलब हम लोग सभी लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं, लेकिन एक मौसम ऐसा होता है भाई, मौसम यह है कि हमारे यहाँ क्या है, मौसम दूसरी तरह का है। जो हमारा शरीर है इस मौसम को झेल पाता है। कहीं और आप चले जाएं तो वहाँ पे कुछ और मौसम होगा, तो वो जो वहाँ के लोग हैं वहाँ के मौसम को झेल पा रहे हैं। जैसे ऊँट है, क्या जैसे ऊँट है तो ऊँट रेगिस्तान का जहाज भाई कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि इसके गद्दीदार पैर होते हैं, और गद्दीदार पैर आप ये समझ लो अपने यहाँ की जो रोड से वहाँ पे लाके इनको चला दो तो क्या ये चल पाएंगे? चल तो लेंगे जैसे तैसे करके, अरे हम ही लोग को कहीं और ले जाओ चल तो लेंगे, जिंदा तो कुछ दिन रह सकते हैं लेकिन जैसे तैसे। लेकिन अपने यहाँ पे हम लोग अच्छे से रह सकते हैं। तो बस यही चीज हो जाती है, ये रेगिस्तान के वहाँ के हिसाब से है ना। मछली क्या है? जल के हिसाब से। तो चलिए हम स्थलीय अनुकूलन ये हो जाता है। अनुकूलन कोई भी आपसे पूछा जाए तो जैसा जैसे जलीय पूछा जा रहा है तो उसके एग्जाम्पल आप दे दे। जैसे मेढक भाई रहता है, मछली रहती है भाई, मछली का शरीर कैसा होता है? नौकाकार होता है। कैसा होता है? तो इसी तरह से मछली होती है ना, तो नौकाकार मछली इसका आकार होता है। और ये जल में रह पाती है ना, जल में क्या कर पाती है? तो जल में ये रह पाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको समझ लिया। अब गति, गति क्या है? जैसे आप गाड़ी आप चला रहे हो, सीधे रास्ते पे आप चला रहे हो, तो ये क्या है? सरल रेखीय गति हो गई कि आप एक रेखा में चला रहे हो। यहाँ पे एक रेखा में आप चला रहे हो। कोई आप ये इस तरह से गोला बना हुआ है और यहाँ पे कीली है और इसी कीली के अकॉर्डिंग ये घूम रहा है, तो ये कौन सा हो जाता है? तो ये देखिए हमारी पृथ्वी है अपनी कीली पे घूम रही है। लट्टू है, क्या कैसे होता है लट्टू? तो लट्टू कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे देख लेते हैं, लट्टू कुछ इस तरह से होता है और ये क्या करता है? अपनी कीली पे घूमता है। यानी गति कई तरह की होती है। सरल रेखीय गति होती है, वृत्तीय गति होती है, घूर्णन गति होती है। सभी में अलग अलग प्रकार की गति होती है। इन सब गतियों पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा इसलिए आज डिस्कस नहीं करेंगे ज्यादा, बाकी हम इन सभी पर बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपको एक ही बार में ये सारी गति जो है वो समझ में आ जाएंगे, डाउट और कंफ्यूजन नहीं रहेगा। उसके बाद जरायुज और अंडायुज क्या होते हैं? तो जो जरायुज और अंडायुज हैं, ये जरायुज जो बच्चों को जन्म देते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं वो क्या होते हैं? वो जरायुज होते हैं। और जो अंडे, जिनसे अंडे प्राप्त होते हैं वो
हैं। जैसे छिपकली है, क्या है? अंडे देती है। मुर्गी क्या है? अंडे देती है। और जो बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल दीजिए कि जरायुज कौन है, ठीक है। उसके बाद है जड़ों के प्रकार। तो जड़ों के प्रकार में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार होते हैं जड़ों के, कौन कौन से जड़ें होती हैं। तो सबसे पहले एक होती है अपस्थानिक जड़ और दूसरी होती है मूसला जड़। तो जो अपस्थानिक जड़ होती है वो क्या होती है और मूसला जड़ क्या होती है, दोनों को हम लोग समझते हैं। तो अपस्थानिक जड़ जो होती है, जिसको हम झगड़ा जड़ भी कहते हैं, तो वो कुछ जड़ इस तरह से होती है, मतलब झगड़ा का मतलब उलझी हुई है ना, ऐसे इस तरह से होती है। और ये चित्र बनाने को भी आता है, तो आप लोग इसको सीखिएगा। ये आपकी अपस्थानिक जड़ या झगड़ा जड़ कहलाती है। फिर आपकी एक हो जाती है मूसला जड़। कौन सी हो जाती है? मूसला जड़। मूसला जड़ होती है। तो इसमें देखिए, जैसे आपको हो जाता है मूली, ठीक है ना, मूली, ये जल्दी वाला बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी मूली हो जाती है, क्या हो जाता है? मूली हो जाती है। तो ये किसमें आती है? मूसला जड़ में आती है। आपको चुकंदर हो जाता है, क्या हो जाता है? चुकंदर हो जाता है। ये पत्ते निकालते हैं और ये क्या होता है? ये मूसला जड़ होती है। तो इस तरह से आप चित्रवाइज चीजों को करें, चित्रवाइज चीजों को समझें। और जब भी आप पेपर लिखना स्टार्ट करें तो उसमें जहाँ पे चित्र सटीक बैठ रहा है उसको करें जरूर, क्योंकि इससे क्या होता है, कहते हैं लाइन में तो बहुत लोग लगे होते हैं, लेकिन अलग कौन दिखता है? जो अलग वर्क करता है, ठीक है ना। क्योंकि हमें अलग दिखने के लिए कुछ अलग करना रहता है। तो जब हमको अलग करना रहता है तो हम क्या करेंगे? कुछ अलग से चीजें लिखेंगे, अच्छे से चीजों को समझेंगे और उसके बाद वर्क करेंगे, तो हम भीड़ से अलग तो नजर ही आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपके जो पॉइंट्स हो गए उस पर डिस्कस कर लिया है। आई होप आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी और कोई डाउट और कंफ्यूजन भी नहीं रहा होगा। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। चलते हैं सीरीज की तरफ और उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाता है, भोजन एकत्रीकरण हेतु तने में होने वाले रूपांतरण को उदाहरण सहित समझाएं। तो तना क्या होता है, सबसे पहले ये बात समझ लेते हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भोजन एकत्रीकरण हेतु यानी इकट्ठा करने के लिए तने में होने वाले रूपांतरण को उदाहरण सहित समझाएं। मतलब आपको एग्जाम्पल भी देना है प्लस आपको ये चीज़ भी बतानी है, ठीक है ना। तो तना, जैसे आपने पेड़ देखा है, पेड़ तो आप देखते ही हैं, रोज़ ही देखते हैं आपके घर में, आपके आसपास में। तो ये जो होता है ये तना होता है, ठीक है ना। अब पौधे में क्या होता है? जड़ तो आपका जो नीचे का भाग होता है, जो पृथ्वी के अंदर होता है, जो जल को संचित करता है और क्या करता है कि जो पौधा होता है, आपका पेड़ होता है, उसको क्या प्रदान करता है? उसको दृढ़ता प्रदान करता है। वो सीधा किसके सहारे पे खड़ा रहता है? तो जड़ के। कहते हैं किसी को खड़ा होने के लिए उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो जो जड़ होती है वो पेड़ को सपोर्ट करती है और वो ज़मीन के अंदर होती है, ठीक है। तो इसमें तो कोई नई बात नहीं है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं तने की। तो तने के रूपांतरण, तने का मुख्य कार्य पत्तियों, पुष्पों एवं फलों को धारण करना, फल एवं खनिज तथा कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संवहन करना, हरा होने पर तथा भोजन निर्माण का कार्य भी करता है और तने में थोड़ी मात्रा में भोजन भी संचित रहता है। विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के लिए तने रूपांतरित हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है, पोषण के आधार पर पादप और जंतु में अंतर समझाएं। तो भोजन के आधार पर पादप और जंतु में अंतर, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अब हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये आपका हो जाता है सूर्य। और सूर्य क्या होता है, हालांकि ऐसा नहीं है कि सूर्य में बंटवारा है और सूर्य किसी को रोशनी देता है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि सीधा संपर्क करके भोजन बना लेते हैं। हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, है ना, यही चीज़ तो है। तो सूर्य, अब ये क्या है यहाँ पे समझ लेते हैं कि हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो सूर्य के प्रकाश में क्या करते हैं, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। स्वयं बनाते हैं, खुद से बनाते हैं, यानी स्वयं पोषी हैं।
अब क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि स्वयंपोषी किसे कहते हैं? तो भाई जो अपना भोजन स्वयं से बना ले वो स्वयंपोषी कहलाता है। अतः इन्हें स्वयंपोषी कहते हैं। जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। अब देखिए जानवर है तो क्या अपना भोजन ये स्वयं बना पाते हैं? नहीं बना पाते हैं। इनको क्या है, किसी दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। या हम अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं? ये सूर्य के प्रकाश में क्या हम बना पाते हैं? नहीं बना पाते हैं। हमें भी किसी पर निर्भर रहना पड़ता है, यानी हम स्वयंपोषी नहीं हैं। तो वे अपना भोजन हेतु पेड़ पौधे अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, अतः इन्हें परपोषी। अब आप ऐसे समझे, स्वयंपोषी और परपोषी को आप ऐसे समझ सकते हैं। स्वयंपोषी तो स्वयं मतलब अपने आप से होता है, और पर मतलब कहते हैं किसी पर निर्भर है तो परपोषी हो जाता है। तो किसी पर निर्भर रहना परपोषी है और खुद से भोजन बनाना स्वयंपोषी है। पौधे के हरे भाग विशेषकर पत्तियों में पर्णहीन होता है। पौधे की पत्तियां क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जड़ द्वारा अवशोषित जल लेकर भोजन कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन निर्माण के साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी निकलती है, जिससे पर्यावरण शुद्ध रहता है। भाई हम लोग कौन सी गैस लेते हैं? तो ऑक्सीजन, है ना। और छोड़ते कौन सी? तो कार्बन डाइऑक्साइड। और पेड़ पौधे कौन सी लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। और छोड़ते कौन सी है? तो ऑक्सीजन। मतलब अपोजिट है, ये एक सर्किल है और अपोजिट चीज़ है। तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अतः इन्हें स्वयंपोषी कहा जाता है। कुछ पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, ये अपना भोजन मृत एवं सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करते हैं। ऐसे पौधों को मृतजीवी कहते हैं, है ना। तो जो भाई अपना भोजन नहीं खुद से बना पाते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं और सड़े गले पदार्थों से बनाते हैं, तो मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे कुकुरमुत्ता आदि हो जाते हैं। यहाँ पे हो जाता है कि वे पौधे एवं जंतु जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवित पौधे एवं जंतुओं पर निर्भर करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो परजीवी कहते हैं। जैसे अमरबेल, जूं आदि हो जाता है। अब यहाँ पे हम अमरबेल की बात कर लेते हैं। जो ये पौधा होता है ये तो पूरे तरीके से किस पे निर्भर होता है? दूसरे पौधे पे। जैसे एक पेड़ लगा हुआ है, ठीक है ना। तो जो ये पेड़ लगा हुआ तो ये क्या करता है? ये इस तरह से ये इस पे चढ़ जाता है और ये क्या करता है? इस पेड़ को तो ये फायदा नहीं देता है। जो ये जिस पेड़ पे चढ़ता है उस पेड़ को खुद तो फायदा नहीं देता है, लेकिन इससे फायदे लेता है। ठीक है, जैसे कुछ मनुष्य नहीं होते हैं, कुछ इंसान नहीं ऐसे होते हैं कि खुद तो फायदा नहीं करेंगे लेकिन अपने फायदे के लिए दूसरे को नुकसान भी पहुंचा देंगे। तो बस समझ लीजिए ये जो बेल हो जाती है बस इसी तरह की हो जाती है। ठीक है, और जो है ये भी क्या करता है? ये किसी को फायदा तो नहीं करता है। जैसे भैंस पर क्या होता है? जू लगे होते हैं, जू पड़ जाते हैं। तो क्या होता है? ये क्या भैंस को कोई फायदा कर रहा है? नहीं, उल्टे ये उसका खून पी रहा है। तो इस तरह से ये अपना सिर्फ फायदा करता है और दूसरे को नुकसान करता है, दूसरे का यानी नुकसान करता है। और कुछ जंतु ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि भाई आपने हमारा फ़ायदा किया, इसके लिए थैंक्स, और हम भी आपका कभी फ़ायदा करेंगे जब आपको नीड होगी, और जब नीड होती है तो उसको हम फ़ायदा करते हैं, वो हमको फ़ायदा करता है। ये एक सर्किल हो जाता है। तो ये इंसान भी अच्छे होते हैं, ऐसे जीव जंतु भी अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे हमने अमरबेल और जू के बारे में समझ लिया। जलीय तथा स्थलीय अनुकूलन को समझाएं। तो जलीय अनुकूलन भाई जो जल में रहने के अनुकूल होते हैं, उनका शरीर होता है वहाँ पे जो जल में जो चीज़ें हैं उसको झेलने के लिए, है ना। तो वो जल के अनुकूल बन जाते हैं। जैसे अपने हाथ तथा पैर को लगातार 1 घंटे तक पानी में डुबोए रखें। हाथ तथा पैर की त्वचा चमड़ी में क्या कोई परिवर्तन दिखाई देता है क्या? इसी तरह जलीय जंतु, मेढक, मछली तथा जलीय पौधा जलकुंभी, सिंघाड़ा आदि में भी होता है। तो ऐसा बताएं। अच्छा, आप होता है क्या? जैसे मछली है तो मछली तो जल में है, उसको आप देखें और अपने हाथ पैर आप 1 घंटा जल में डाल दें, वो चीज़ देखें तो जो उसके अनुकूल है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप जल के अनुकूल नहीं हैं तो आप पे फर्क पड़ जाता है। हमारे हाथ तथा पैर की त्वचा सिकुड़ जाती है क्योंकि हमारा जीवन पानी में रहने के लिए अनुकूलित नहीं है, परंतु जलीय जीवधारियों जैसे मेढक, मछली, जलकुंभी, सिंघाड़ा आदि में ऐसा नहीं होता है।
अनुकूलन जीवधारियों के शरीर में रचनात्मक विशेषताओं के कारण होता है, जैसे जलीय वातावरण में रहने के लिए शरीर को सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जलीय जंतु मछली के शरीर पर जलरोधी शल्क पाए जाते हैं। इसमें श्वसन के लिए विशेष रचनाएं जैसे जलक्लोम गिल्स होते हैं। तैरने के लिए इसका शरीर धारारेखित तथा चपटे पंख होते हैं। क्या पंख किसी स्थलीय जंतु में होते हैं? इनका शरीर यहाँ पे होता है। ये क्या होता है कि जंतु में होता है क्या गर्दन का अभाव होता है तथा आंखों पर निमेषक पटल होते हैं। और ये सभी लक्षण मछली के जल में तैरने, भोजन की तलाश तथा श्वसन के प्रति अनुकूलन है। इसी प्रकार अन्य जलीय जंतुओं में भी अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं, जिसके कारण ही ये जल में निवास कर पाते हैं। अब भाई कुछ तो ऐसी विशेषता होगी जो ये जल में रह पाते हैं और हमारे में कुछ ऐसी विशेषता नहीं होगी जिसकी वजह से हम जल में नहीं रह पाते हैं। अभी मछली को आप देख लें, क्या ये स्थल पर रह पाएगी या पेड़ पर रह पाएगी या वायु में उड़ पाएगी? नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है। जैसे चिड़ियों के पंख होते हैं तो वो वायु में उड़ती है। अब उनसे कहो, आप चिड़ियों से कहो कि आप जल में रह लो तो वो नहीं रह पाएंगी। यानी जिस अनुकूल के हिसाब से जो ढले हुए होते हैं लोग, जीव जंतु, वो उसी के अनुकूल रह पाते हैं, है ना। तो ये अनुकूलन होता है। उसके बाद यहाँ पे ये सब आप देख लीजिएगा, और बहुत बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता जो आप लैंदी बैठ के लिखेंगे। आप इतना लिखें जितना इनफ है। और जब भी आप पढ़ें तो कैसे पढ़ें? समझ के पढ़ें। रटन से अगर आप पढ़ेंगे, यानी रटने की पद्धति से आप पढ़ेंगे, तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और आप अच्छे से कर भी नहीं पाएंगे वर्ग। लेकिन जब आप समझ के पढ़ेंगे, तो अगर आप बहुविकल्पी आपने समझ के पढ़ा है तो आप अति लघु लघु सभी कर ले जाएंगे, है ना। और रटने से पढ़ा है तो आप हो सकता है कि नहीं भी कर पाएँ। उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं स्थलीय अनुकूलन। स्थलीय जंतु जैसे बिल्ली, गाय तथा स्थलीय पादप जैसे नीम, अमरूद आदि में भी वातावरण के अनुसार अनुकूलन होता है। स्थलीय जंतु जैसे बिल्ली, गाय के प्रचलन के लिए 4 पद होते हैं। सांस लेने के लिए विकसित श्वसन तंत्र होता है। नीम तथा अमरूद स्थलीय वृक्ष हैं। अधिक जल में ये सूख जाते हैं। इनका तना मजबूत व पत्तियां चमकीली और फैली हुई होती हैं। इसमें रंध्रों द्वारा गैसीय आदान प्रदान होता है। जड़ तंत्र अधिक विकसित होता है। आपको रेगिस्तान मरुस्थल के बारे में जानकारी होगी। मरुस्थल भी स्थलीय वातावरण का ही एक रूप है। क्या आप मरुस्थल में पाए जाने वाले किसी पौधे अथवा जंतु के नाम बता सकते हैं? उपयुक्त कठिनाइयों के समाधान हेतु मरुस्थलीय जंतुओं में जल संचय, खुरदुरी त्वचा, अधिक बाल, लंबे पैर तथा गद्देदार तलवे रेगिस्तान में दौड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं, जैसे ऊँट। अब ऊँट के क्या होते हैं? गद्देदार पैर होते हैं। अब ऊँट जो है वो क्या, जो हमारे यहाँ की रोड्स हैं उस पर ऊँट अच्छे से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। लेकिन रेगिस्तान में वो ऐसे दौड़ता है कि भाई वहाँ का क्या कहलाता है? जहाज कहलाता है, क्योंकि उसके पैर वहाँ के लिए अनुकूलित है। बालवी जगह है वहाँ के लिए अनुकूलित है ना। यहाँ पे आपको हो जाता है। और हाँ, ये क्वेश्चन भी आप ये सोचेंगे कि मैम क्या ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आते हैं कि रेगिस्तान का जहाज कौन कहलाता है? तो ऊँट कहलाता है ना। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ या ऐसा कुछ टफ तो कुछ होता ही नहीं है। जो आपको आता है वो इजी है, जो नहीं आता है वो टफ होता है। मरुस्थलीय पादपों में अनुकूलन की विशेषताएं बताएं। तो इसी प्रकार मरुस्थलीय पादपों में अनुकूलन हेतु निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। तना मांसल चपटा, हरा एवं स्पंजी हो जाता है, जो भोजन बनाने के साथ जल संचित करने का कार्य करता है, जैसे नागफली। जड़ तंत्र अत्यधिक फैला हुआ है और गहराई में जाता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम करने के लिए पत्तियां मांसल तथा कांटों या शल्कों के रूप में पाई जाती हैं, जैसे नागफली, घीक्वार, सतावर तथा भड़भंडा आदि हो जाते हैं। पत्तियों में रंध्र गड्ढों में धंसे रहते हैं। इसमें वाष्पोत्सर्जन कम होता है, जैसे कनेर। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मरुस्थलीय पादपों में अनुकूलन की विशेषता बताए। तो वहाँ पे क्या होता है, मरुस्थली जो जहाँ पे जगह होती है वहाँ पे पानी कम होता है। तो ये जो पौधे होते हैं ये कांटे का आकार ले लेते हैं, रूप ले लेते हैं और ये जल को संचित करते हैं। यही चीज़ तो होती है ना। पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं एवं पौधों में अनुकूलन हेतु क्या क्या विशेषताएं होती हैं, लिखिए। यहाँ पर पाए जाने वाले जंतुओं का रंग प्रायः सफ़ेद अथवा हल्का होता है। या रंग छद्मावरण तथा गर्मी को नियमित करने में सहायता करता है। यहाँ के जंतु गर्मी तथा पतझड़ में बहुत खाते हैं और वसा के रूप में ऊर्जा को एकत्रित कर लेते हैं। कहाँ की बात हो रही है? पर्वतीय क्षेत्रों की।
क्योंकि भाई जब बहुत ज़्यादा खाएंगे तो वसा तो एकत्रित हो ही जाएगी, है ना। और कड़ी सर्दी में कुछ माह तक ये सोए रहते हैं अथवा शीतवास करते हैं। शीतवास में इनकी उपापचय क्रिया बहुत ही कम हो जाती है और यहाँ तक कि इन ठंडे बर्फ के ढके हुए स्थानों में पाए जाने वाले पौधों की भी ऊंचाई कम होती है। ये महीनों तक सुस्त अवस्था में रहते हैं, यानी सुस्त अवस्था में रह जाते हैं ना। इनकी पतली अथवा कांटेदार पत्तियां होती हैं, इन्हें यह जल्दी जल्दी गिरा देते हैं। प्राय इन क्षेत्रों में वृक्ष नहीं मिलते क्योंकि ये इतनी ठंड में जीवित नहीं रह पाते हैं। गति किसे कहते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है, गति किसे कहते हैं, गति के कौन कौन से नियम हैं लिखिए। गति यानी हम चल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं ना। यदि समय के साथ वस्तुतः से किसी भाग की स्थिति में परिवर्तन होता है तो गति कहलाता है। भाई जब परिवर्तन होगा तो क्या कहलाएगा, परिवर्तन ही गति कहलाता है। यदि समय के साथ वस्तुतः से किसी भी भाग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो क्या होता है, वो विराम अवस्था में है। जैसे हमने यहाँ पे बुक रख दी, अब ये जहाँ पे रखी वहीं पे रखी हुई है तो यानी ये विराम अवस्था में है। और जो हम गति, जैसे कि जो कुम्हार का चाक है, कुम्हार का चाक कैसा होता है, तो ये गोल होता है पहिए के समान और ये कीली पर अपनी घूमता है। तो जब कुम्हार इसको इस पे यहाँ पे जोर लगाता है, यहाँ पे इस तरह से एक छड़ी से करता है तो ये गोल गोल घूमता है, यानी क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ये विराम अवस्था में नहीं है। सरल गति भी होती है। सरल गति एक सीधी गति होती है। जो बस है, ट्रेनें सीधी लाइन पे जा रहे हैं तो सरल गति कर रहे हैं, है ना। पृथ्वी हमारी क्या है, अपनी ध्रुव पर घूम रही है, अपनी कीली पर घूम रही है। लट्टू क्या है, लट्टू भाई कुछ इसी तरह का तो होता है। लट्टू इस तरह से, ये कीली है तो कीली पर ये घूम रहा है, यानी सब में कोई ना कोई गति है। तो ये इस तरह से हो जाता है। तो यदि समय के साथ साथ वस्तु था उसके किसी भाग की स्थिति में परिवर्तन होता है तो वस्तु में गति होती है। अगर वो विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगा और अगर वो गति कर रहा है तो वो गति अवस्था हो जाती है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन पर चलने से पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पे बात कर रहे थे हम लोग गति की। तो गति जो है, इस तरह के क्वेश्चंस भी इसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं कि घूर्णन गति क्या होती है ना, दोलन गति क्या होती है और आपका वृत्तीय गति क्या होती है, उदाहरण सहित लिखें। तो इन सभी चीज़ों पर हम डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने इतना ही बताया है, आगे हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। अमर बेल, सिंघाड़ा तथा आर्किड में किस प्रकार की जड़ें सहारा देने वाली होती हैं और ये किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न होती हैं। तो अमर बेल एक परजीवी पौधा है जो अपना पूरा भोजन, यानी क्या करता है, अपना पूरा भोजन चूसक जड़ों के द्वारा अपने आधार पोषक पौधों से लेता है। यानी वही चीज़ हो गई कि अमर बेल का जो पौधा है वो जिस पे चढ़ता है, कहते नहीं है कि हमको जिसने सहारा दिया हमने उसी को धोखा दिया, हमने उसी का जो पोषक तत्व है उसको चूस लिया और उसको इस तरह से छोड़ दिया, वो वाली चीज़ हो जाती है। तो अभी हमने एग्जाम्पल भी दिया कि कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं कि आपकी तो वो हेल्प करेंगे लेकिन आप उनकी हेल्प नहीं करोगे, है ना। आपने उनसे सहारा लिया लेकिन आप उनको सहारा नहीं दोगे। तो बस ये चीज़ हो जाती है अमर बेल जो होती है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि एक परजीवी पौधा है। परजीवी यानी दूसरों पर निर्भर रहने वाला और पूरी तरह से निर्भर रहने वाला, है ना। और जो अपना भोजन चूसक जड़ों के द्वारा अपने आधार पोषक पौधों से ले लेता है। जो आधार होता है जिससे वो चिपटा हुआ होता है, और वो क्या करता है, वो उसका जितना भी पोषक तत्व है वो उसको चूस लेता है। सिंघाड़े की जड़ें प्रकाश संश्लेषी जड़ें होती हैं जो पानी के पास घनी और हरी होकर फैलती हैं। आर्कटिक की जड़ें हवा में लटक कर अपने स्पंजी सिरों द्वारा जल वाष्प अवशोषित करके पौधों की जलापूर्ति करते हैं। इन्हें वायवीय या आर्द्रताग्राही जड़ें कहते हैं, ठीक है। जरायुज और अंडायुज में क्या अंतर है। तो जरायुज वह शिशु जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा होता है जैसे मनुष्य, ये जरायुज होता है। और अंडायुज वो जीव जो अंडे देता है, अंडायुज कहलाता है। जैसे कछुआ, सांप, पक्षी आदि हो जाते हैं। तो बहुत ही ईजी है,
जरायुज जो बच्चे को जन्म देता है, और अंडायुज जो अंडा देता है। देखिए नाम से ही पता चला, तो इसमें तो कहीं पे कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन वहाँ पे होती है जहाँ पे चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं, लेकिन जहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं वहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाती। और एक चीज़ फ्रेंड बताना चाहेंगे कि जब भी आप पढ़ें तो समझ के पढ़ें, कभी भी आप रटे नहीं, और ये ना सोचें कि अभी हमें बहुत पढ़ना है, अभी हमें ये, अभी हमें वो, ऐसा कुछ नहीं। जितना पढ़े उतना मन लगा के पढ़े। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है आपने एक क्लास अटेंड की और आपको इतना समझ में आया कि आप अच्छे से पेपर कर ले जाएंगे, और कभी कभी ऐसा होता है कि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ रखा है लेकिन अच्छे से आप नहीं लिख पाते हैं। क्यों? इसका रीज़न ये होता है कि आपने समझ के नहीं पढ़ा है ना। पुष्प के जड़तंत्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो जड़ों के बारे में, है ना। जड़तंत्र, जड़ों के बिना कोई पौधा यानी किसी पौधे का अस्तित्व नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर जड़ ना हो तो किसी भी पौधे का कोई अस्तित्व नहीं होता है। कैसे? इसको भी हम समझते हैं कि ये पौधा हो गया, ठीक है, और ये इसकी जड़ हो गई। आप पौधे में ये इसके तने हो गए, ये तना हो गया, ये तना हो गया, यहाँ पे फूल, फल, पत्तियाँ सब हैं। अभी आप एक देखिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आपने क्या किया, पेड़ों से पत्तियों को तोड़ लिया तो क्या पेड़ खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ। इसके फलों को तोड़ लिया तो क्या पेड़ खत्म हुआ? नहीं खत्म हुआ। और इसके फूलों को तोड़ लिया, नहीं खत्म होता है। लेकिन जब आपने इसकी जड़ को काट दिया, जड़ को आपने काटा तो क्या हुआ, ये जो आपका पौधा है ये गिर जाएगा, और जब पौधा गिर जाएगा तो ये पौधा सूख जाएगा। आपने इसके फल भी नहीं तोड़े, पत्तियां भी नहीं तोड़ी, फूल भी नहीं तोड़े, लेकिन सिर्फ आपने इसकी जड़ से इसको अलग कर दिया, यानी ये पौधा आपका नष्ट हो गया, ये पेड़ आपका नष्ट हो गया, अब इसमें कुछ भी नहीं रह गया। तो जड़ें इतनी इम्पॉर्टेंट होती हैं। वैसे तो इसका हर एक भाग जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन हर एक भाग में ये खूबी होती है कि जो भी भाग आप उसका तोड़ लेंगे उसमें फिर से वो चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन जड़ का ये है कि उसको अलग कर देंगे फिर से वो नहीं जुड़ पाता है। उसके बाद है यहाँ पे जड़ ही पौधे का वो भाग होता है जो बीज को एक पौधा बनाता है, और जड़े पौधे का वो भाग है जो प्रकाश, वायु, अंधकार, उजाला सभी से दूर रहता है। क्योंकि जड़ क्या है, जड़ भूमि के अंदर होती है, तो ये क्या इसमें उजाला जाता है? नहीं जाता, ये अंधकार में रहता है, और अंधकार में रहकर ये पोषक तत्वों को देता है ना। जड़ को पौधे का प्राइमरी भाग कहते हैं, जिसे प्राथमिक भाग कहा जाता है, जिससे विभिन्न छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं जो भूमि के अंदर जाल सा बिछा देती हैं। अब देखिए ऐसे ही तो जाल कुछ कुछ पौधों में तो इतनी गहराई से फैला होता है आप समझ नहीं पाएंगे, आपका पौधा कहीं और लगा होगा, जड़ें कहीं और फैली होंगी, है ना। और एक पेड़ तो ऐसा होता है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, जिसके तने से, तना तो आप समझते हैं ना, जो ये भाग होता है ये तना होता है। ये जो लकड़ी का जैसे हमने पौधा बना दिया, ये बहुत अच्छा नहीं बना, ये ऐसे ही बना दिया, चलिए फिर से बना देते हैं। ये जो है ये इसका देखिए यहाँ पे तो ये जड़ हो गई, ठीक है, ये क्या हो गया, ये तना हो गया। तने में पाइप लगाकर पानी को खींचा जाता है, वो अपनी ज़रूरत के अनुसार पानी को निकालते हैं। तो आप उस जगह का नाम बताएं, कमेंट कीजिएगा। जड़ें पौधों को स्थिरता व मजबूती प्रदान करती हैं। भाई बिल्कुल, जड़ें जो है वो खड़ा रखती है, पेड़ को खड़ा रखती हैं, उसको मजबूती प्रदान करती हैं। जड़ों के प्रकार, जड़ों के दो प्रकार होते हैं, मूसला जड़ें और अपस्थानिक जड़ें। अब मूसला जड़ें होती किस में है, ये क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे क्वेश्चन तो ये पूरा है, लेकिन इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि मूसला जड़ों के बारे में बताएं, अपस्थानिक जड़ों के बारे में बताएं, क्या आप समझते हैं, इसके दो उदाहरण दें, इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मूसला जड़ की। मूसला जड़ें कौन सी होती हैं, जैसे मूली हो गई, ठीक है ना, तो ये क्या है, इसमें मूसला ये जड़ है। और अपस्थानिक जड़ जैसे सतावर है ना, और ये क्या, इसको झकड़ा जड़ भी कहते हैं। जो अपस्थानिक जड़ होती हैं उनको क्या कहते हैं, वो उसको झकड़ा जड़ कहते हैं, कुछ इस तरह से ये बनी होती है, तो ये झकड़ा जड़ कहलाती है। जड़ के कार्य, इसके कार्य क्या है, तो अभी तो पढ़ा है वही आप लिखिएगा, बाकी देख भी लेते हैं कि ये पौधे को ज़मीन में सीधा रखता है, बिल्कुल, और भूमि से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करके पौधे के पर्वों को पहुंचाती हैं। ये पौधे के तने में वृद्धि करती हैं। कुछ जड़ों का कार्य पौधे को फुलाकर
ये बनाने योग्य रहता है, यानी क्या कहते हैं, फुलाकर खाने योग्य रहता है। और जड़ें पौधे को स्थायित्व प्रदान करती हैं, भाई स्थायित्व भी प्रदान करती हैं, भोजन भी मिलता है, सीधा खड़ा भी रखते हैं। तो इस तरह से आपको हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, अभी कई क्वेश्चन हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं। किसी पौधे के जननांगों का वर्णन कीजिए। तो जननांगों के बारे में जान लेते हैं। पुष्प किसी भी पौधे का जनन अंग होता है, इसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। पुष्प के द्वारा प्रजनन 2 चरणों में संपन्न होता है, परागण तथा निषेचन। पुष्प के परागण स्त्री केसर में वर्तिकाग्र तथा विभिन्न माध्यमों द्वारा पहुँचते परागण के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण क्रिया 2 प्रकार की होती है, स्वपरागण तथा परपरागण होता है। स्वपरागण में पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे पर लगे दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। और परपरागण में एक पुष्प के परागण उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। परागण के भिन्न भिन्न साधन है, जैसे वायु, जल, कीट, मनुष्य आदि के द्वारा परागण पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते। वर्तिकाग्र के नम एवं चिपचिपे होने के कारण परागण उस पर चिपक जाते हैं। वर्तिकाग्र पर परागण अंकुरित होते हैं। अंकुरित परागण की पराग नलिका वर्तिका से होती हुई अंडाशय में प्रवेश करती है। अंडाशय में मादा युग्मक सुरक्षित रहता है, जिसका परागण में स्थित नर युग्मक के साथ संयुग्म निषेचन होता है तथा युग्मनज का निर्माण होता है। इससे एक नई रचना का विकास होता है, जिसे भ्रूण कहते हैं। अंडाशय तो फल के परिवर्तन होता है और बीजांड बीज में। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। आपका जो क्लास है बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि लेंदी क्लास ये होता है कि आप लोग बोर होने लगते हैं। ठीक है ना, तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।